मुझे रुकना नहीं है, मुझे भागते ही रहना है। अगर मैं रुक गई तो शायद फिर कभी नहीं पहुंच पाऊंगी और ना ही बच पाऊंगी। फिर सोनम जैसे तैसे आगे बढ़ी कि तभी अचानक जमीन पर एक सिक्का चमकता हुआ दिखाई दिया। ये कैसा सिक्का है? इतने घने जंगल में ये कैसे पड़ा है? और चलो इसे उठाकर देखती हूँ, आखिर इसमें ऐसा क्या है। सोनम ने जैसे ही सिक्का उठाया, अचानक चारों तरफ रोशनी फैल गई और उसी रोशनी के बीच वहाँ एक परी प्रकट हो गई। ये क्या? आप यहाँ कैसे? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। घबराओ मत सोनम, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाने आई हूँ। इस वक्त तुम्हारी जान बहुत बड़े खतरे में है। इतने घने जंगल में अकेले रहना सुरक्षित नहीं है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। नहीं, मंदिर में मेरा प्रेमी मेरा इंतजार कर रहा है। मैं दुल्हन के कपड़ों में उसी से शादी करने जा रही थी, लेकिन कोई मेरा पीछा कर रहा है और वह मुझे जान से मारना चाहता है। मेरी बात मानो, वापस मत जाओ। जहाँ तुम जा रही हो वहाँ तुम्हारा इंतजार मौत कर रही है। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? सब कुछ तुम्हें समझ आ जाएगा। रुको, अभी मैं तुम्हें सब दिखाती हूँ। तभी अचानक तेज रोशनी हुई और परी के हाथ में एक जादुई शीशा आ गया। शीशे के अंदर एक राजा बेचैनी से अपने कक्ष में टहल रहा था। उनकी आंखों में चिंता और चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर सोनम और ज्यादा घबरा गई। ये कौन है? ये तो कोई महाराज लग रहे हैं, लेकिन आप इन्हें मुझे क्यों दिखा रही हैं? मुझे तो अपने प्रेमी के पास जाना है। यही तुम्हारे दुश्मन भी हैं और यही तुम्हारा रक्षक भी। ये आप क्या कह रही हैं? कोई एक इंसान मेरा दुश्मन और मेरा रक्षक दोनों कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने में तेज रोशनी फैली और सामने अचानक एक रास्ता प्रकट हो गया। अगर तुम आगे की सच्चाई जानना चाहती हो तो तुम्हें इस रास्ते पर चलना होगा। बाकी की बातें मैं यहाँ नहीं कह सकती। मेरा दूल्हा मेरा इंतजार कर रहा होगा, लेकिन इस वक्त मेरी अपनी पहचान जानना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। फिर सोनम उस रास्ते पर चल पड़ी और थोड़ी ही दूर जाने के बाद एक गुफा में पहुंची, जहां एक काला कौवा बैठा हुआ था। आओ, आओ, आओ। आओ सोनम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगी। ये क्या? तुम भी मुझे पहचानती हो? परी भी मुझे जानती है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने जन्म का रहस्य जानना होगा। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो मेरे बाबा ने पाला पोसा है, वही मेरे लिए सब कुछ है। नहीं, उन्होंने तुम्हें सिर्फ पाला है, लेकिन तुम उनकी औलाद नहीं हो। तुम्हें ये सच्चाई जाननी होगी और इसके लिए तुम्हें पहले अपनी माँ और उस राजा की सच्चाई जाननी होगी, जिसे तुमने अभी शीशे में देखा था। मेरी जान का दुश्मन कौन है? मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया है। सुनो, ये उस समय की बात है जब तुम्हारी माँ इस राज्य की राजकुमारी हुआ करती थी और वह राजा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी मामा थी। एक दिन तुम्हारी माँ घने जंगलों से गुजर रही थी। राजकुमारी यशोदा जल्दी जल्दी महल से बाहर आई, जहां अशोक पहले से खड़ा था। राजकुमारी जी, बताइए क्या बात है? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखो, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। मेरा एक छोटा भाई है जो अभी राज्य संभालने योग्य नहीं है। इसकी सारी जिम्मेदारी अभी मेरे के ऊपर है, इसीलिए इतना बड़ा फैसला मैं खुद ले रही हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या शादी? क्या बात करती हैं आप? मैं तो एक मामूली सा वफादार हूँ। इस महल में आपसे मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? देखो राजकुमारी, तुम जानती हो कि मैं एक गरीब घर से हूँ। मेरे पास धन वन नहीं है, ना कोई बड़ा नाम है। क्या फिर भी आप ये सब जानते हुए मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम दिल के बहुत अच्छे हो, इस महल के सबसे पुराने वफादार। धन दौलत मेरे मायने नहीं रखती, इसीलिए हम दोनों शादी करेंगे और शादी के बाद भी मैं 2-3 साल तक राजमहल में ही रहूंगी।
क्योंकि अभी मेरा भाई 18 वर्ष का ही है केवल। जब तक मेरा भाई पूरी तरह से 21 साल का नहीं हो जाता और राजपाट संभालने के योग्य नहीं बन जाता, तब तक महल की जिम्मेदारी निभानी होगी। और ये मेरा इस राजमहल की रानी का आदेश है, तुम इसे टाल नहीं सकते। ठीक है, अगर आपको मतलब तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो ठीक है, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, चलो कर लेते हैं शादी। फिर दोनों गुपचुप तरीके से शादी कर लेते हैं और उसके बाद राजमहल लौट आते हैं और राजकुमारी अपने भाई को सच बता देती है। ये क्या दीदी, तुमने मुझसे बिना पूछे इस गरीब इंसान से शादी क्यों कर ली? मैं अशोक से बहुत प्रेम करती हूँ और हर लड़की अपने लिए सही जीवन साथी चुनती है। अगर मैं सबके सामने ये बात कहती कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ तो कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करता, इसलिए मुझे चोरी छिपे ये शादी करनी पड़ी। ठीक है दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं और आपने सोच समझकर ये फैसला लिया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस आप अपना ध्यान रखना। नहीं भाई, जब तक तुम अच्छे से राजमहल की भागदौड़ नहीं संभाल लेती तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ महाराज, मैं आपकी बहन को यहीं लेकर रहूंगा। बस आप मुझे एक दिन का वक्त दीजिए ताकि मैं उन्हें अपने पूरे परिवार से मिलवा सकूं। ठीक है, मुझे अपनी बहन से बहुत प्रेम है। अगर उसने ये रिश्ता चुना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कल सूर्योदय होने से पहले मेरी बहन राजमहल में वापस होनी चाहिए। फिर यशोदा अशोक के साथ उसके गांव जाती है और उसकी झोपड़ी में प्रवेश करती है। तभी अनुराधा अशोक की बहन वहां आ जाती है। ये क्या भाई, तुमने मुझे बिना पूछे शादी कर ली? हाँ दीदी, ये मेरी पत्नी है यशोदा। तभी पीछे से लखन भी आ जाता है, जो सालों से घर जमाई बनके ससुराल में रहता था। अरे वाह साले साहब, वाह 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 वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। एक राजकुमारी से शादी कर ली है। अब तो किस्मत खुल गई तुम्हारी। ये दोनों कौन हैं अशोक? यशोदा, ये मेरी बहन अनुराधा है और ये मेरे जीजाजी लखन है। मेरे माता पिता तो नहीं रहे, तब से यही दोनों मेरे साथ हैं और मेरा ख्याल रखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आप दोनों से मिलकर बहुत खुश हूँ। माँ बाप का साया मेरे सिर से उठ गया था। आप दोनों को देखकर लग रहा है किसी बड़ी का साया सिर पे आ गया है, नहीं तो जिम्मेदारी उठा उठा कर हार सी गई थी। देखिए, अब तो आप हमारे परिवार की सदस्य बन गई हैं। अगर आप राजमहल में रहेंगी तो हमें भी आपके साथ ही रहना पड़ेगा। अगर आप लोग मेरे साथ रहना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, क्यों नहीं, फिर तो मैं भी आज से ही राजमहल में चलूंगी। चलो भाई, चलते हैं। अरे पर दीदी, राजमहल में रहना आसान नहीं है। हम लोग बस कुछ दिनों के लिए वहाँ जा रहे हैं, हमेशा के लिए थोड़ी। देखा अनुराधा, मैंने पहले ही कहा था कि शादी के बाद तुम्हारा भाई बदल जाएगा। अब हम दोनों उसे बोझ लगने लगे हैं। वो खुद राजमहल में रहना चाहता है और हमको नहीं ले जाना चाहता। भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना बदल जाओगे। अरे संतान की तरह पाला है मैंने तुम्हें। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग गलत मत समझो। अब अच्छा ठीक है, अगर आप लोग साथ में चलना चाहते हो तो चल सकते हो। ठीक है ना यशोदा? ठीक है, चलो चलो। फिर चारों वहां से निकलते हैं और राजमहल पहुंचते हैं। राजमहल की भव्यता देखकर अनुराधा हैरान रह जाती है। अरे वाह, ये राजमहल तो कितना भव्य है। इतना बड़ा तो मैंने अपने सपने में भी कभी नहीं देखा था। हाँ अनुराधा, बिल्कुल सही कह रही हो। ये तो सिर्फ हमने सपनों में देखा था और आज हमें यहाँ रहने का मौका मिल रहा है। अरे सच में हमारी तो किस्मत ही खुल गई। दोनों मुस्कुराते हुए राजमहल में प्रवेश करते हैं। यशोदा, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हमें इन दोनों को राजमहल में नहीं लाना चाहिए था। कोई बात नहीं अशोक, ये सब हमारे परिवार वाले हैं। इन्हें हमारे साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं होगी। और वैसे भी
मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है, वह मना नहीं करेगा। फिर कुछ दिन ऐसे ही सभी राजमहल में साथ रहते हैं। धीरे धीरे अनुराधा और लखन के मन में लालच पनपने लगा। लखन, देखा तुमने, कुछ ही दिनों में ये राजमहल हमारे हाथ से निकल जाएगा। जब तक यशोदा का भाई राजपाट संभालने लायक नहीं होगा, तब तक सारा राजकाज उसी के पास रहेगा। क्यों ना हम ये सारा राज्य अपने हाथ में ले लें और खुद महाराजा महारानी बन जाएं। अरे अनुराधा, पर हम दोनों राजा रानी कैसे बन सकते हैं? ये कैसे संभव है? अभी यशोदा कुछ दिनों की गर्भवती है। जैसे ही उसका बच्चा पैदा होगा, हम यशोदा और अशोक दोनों को रास्ते से हटा देंगे और फिर इस राज्य के राजा रानी हम ही बन जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। बच्चे के पैदा होने के बाद हम आगे की योजना बनाएंगे। ठीक है। 1 साल बीत गया। एक दिन अनुराधा अपनी भाभी के पास गई। देखो यशोदा, तुम्हारी बेटी भी 1 साल की हो गई है और तुम इस राज्य का कारोबार भी संभाल रही हो। तो क्यों ना तुम सच में इस राज्य की महारानी बन जाओ और अपनी बेटी को उत्तराधिकारी घोषित कर दो। दीदी, ये राज्य मेरे भाई का अधिकार है, मैं उसके हक को कैसे छीन सकती हूँ? मैंने पिताजी से वादा किया था कि जब तक मेरा भाई राजपाट संभालने योग्य नहीं हो जाता, मैं उसकी रक्षा करूंगी। मुझे ये राजपद नहीं चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अनुराधा गुस्से में आग बबूला होकर अपने कक्ष में चली गई और कुछ देर सोचते हुए खुद से बोली, मेरी एक दोस्त है जो जंगलों में जहरीले पौधों की बहुत अच्छी जानकारी रखती है। मैं उससे एक ऐसा पौधा लाऊंगी जिससे हम उन्हें आसानी से और सुरक्षित तरीके से मार सकें और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। संतान तो कोई है नहीं, अब बुढ़ापे का भी तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। फिर अनुराधा रात के अंधेरे में महल के पीछे वाले रास्ते से निकली और घने जंगलों से होते हुए ललिता की झोपड़ी में पहुंची। अरे अनुराधा, तुम इतनी रात को मेरी झोपड़ी में क्या कर रही हो? तुम्हें तो मेरा काम पसंद नहीं था, फिर आज यहाँ कैसे आ गई? देखो ललिता, माफ कर देना, किसी के काम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मुझे इसका आज एहसास हुआ है। अब मुझे एक ऐसा पौधा दो जिसके थोड़े से रस से ही कोई भी मर जाए। लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत क्यों है? इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें पैसा चाहिए ना? देखो, मैं तुम्हारे लिए धन लेकर आई हूँ। अनुराधा ललिता के सामने एक पोटली रख देती है। अरे, ये तो शाही मुद्रा है। फिर ललिता अपनी झोली से एक जहरीला पौधा निकालकर अनुराधा के हाथ में रख देती है। ये पौधा इतना खतरनाक है कि अगर इसकी एक बूंद भी किसी इंसान या जानवर के गले में चली जाए तो उसकी मौत तुरंत हो जाएगी। और खास बात यह है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मौत जहर से हुई है या किसी और कारण से। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। फिर अनुराधा वो जहरीला पौधा लेकर अपने कक्ष में लौट गई। रात इसी तरह गुजर गई और सुबह होते ही वो उस जहर को शरबत में मिलाकर यशोदा के कमरे में जाती है। यशोदा, आज मैंने खास शरबत बनाया है, तुम भी पियो ना। ये लो अशोक, तुम भी पी लो। अशोक और यशोदा दोनों शरबत पीते हैं। कुछ ही देर में दोनों वहीं गिर पड़ते हैं और हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। चलो, मेरा काम सफल हो गया। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने अपने भाई और भाभी को अपने हाथों से मारा है। सत्ता के लिए इतनी अपनों की कुर्बानी देनी तो बनती ही है। अनुराधा तेजी से वहाँ से निकलकर अपने कक्ष में चली जाती है। तभी वीरभद्र वहाँ पहुँचता है और दोनों को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। हाँ, ये क्या? नहीं 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 नहीं, बहन बहन, तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उठो बहन, उठो। ईश्वर, ये क्या हो गया? ये दोनों उठ क्यों नहीं रहे हैं? उठो बहन, उठो। उठो बहन, उठो। पीछे से मंत्री दौड़ते हुए आता है। राजकुमार, राजकुमार, शांत हो जाइए राजकुमार। लगता है कि इन दोनों की मृत्यु किसी बुरी शक्ति के कारण हुई है। हाँ, अब ये दोनों इस दुनिया में
इस दुनिया में नहीं रहे हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं मंत्री जी, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? राजमहल में मेरी दीदी और मेरे जीजा जी को भला कौन मार सकता है? और मेरी भांजी, वो तो अभी पैदा हुई है, ये अपनी माँ के बिना कैसे रहेगी? अब मैं क्या करूं, क्या करूं? आप शांत हो जाइए राजकुमार। हमें अब इनका अंतिम संस्कार करना होगा। आपकी बहन और बहनोई दोनों एक साथ इस दुनिया को छोड़ गए हैं। पता नहीं अब ये राज्य कैसे चलेगा, पता नहीं। हाँ मंत्री जी, सारी जिम्मेदारियां मेरी बहन ही संभाल रही थी, लेकिन अब हमें अपनी गद्दी संभालनी होगी। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तभी अनुराधा रोते हुए आती है। महाराज, अपनी भतीजी को लेके मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरी बहन और हमारे जीजा हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन मैं अपनी भांजी को खुद से दूर नहीं करना चाहता। वो कहीं नहीं जाएगी। नहीं, मैं इसको आपको नहीं दे सकती, क्योंकि ये मेरी भाभी की औलाद है और इस राज्य की महारानी भी वही थी, इसीलिए ये राज्य उसकी बेटी का होगा। ये कैसी बातें कर रही हो आप? इस राजगद्दी का अधिकार हमारा है, क्योंकि हम इस राज्य के राजकुमार हैं, और अगर मेरी भांजी का हक होगा भी तो हम उसे जरूर देंगे, लेकिन तब जब वो बड़ी होगी तो हम ये राजगद्दी उसे सौंप देंगे। मुझे कैसे भरोसा हो कि बाद में तुम अपनी औलाद को ये राजगद्दी नहीं दोगे? नहीं, मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा और अपनी भांजी की परवरिश करूंगा। उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये सुनकर अनुराधा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अपने कक्ष में आ जाती है, जहाँ लखन बैठा हुआ था। अरे क्या हुआ? तुम्हारा काम हुआ क्या है? नहीं, जब तक वह लड़की जिंदा रहेगी मैं इस राज्य पर कब्जा नहीं कर सकती, क्योंकि जब वह बड़ी होगी तो राजगद्दी उसे मिलेगी। इसलिए क्यों ना आज रात हम उसे भी मार दें। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो ये आखिरी काम भी पूरा कर लेते हैं। आधी रात होते ही अनुराधा और लखन चोरी छिपे सोनम के कक्ष में जाते हैं और उसे उठाकर घने जंगल में छोड़ आते हैं। वो उसे कपड़े में लिपटी बच्ची समझकर जंगल में छोड़ आते हैं। वो बच्ची नहीं, एक मोम की गुड़िया थी। तुम महल में थी, तभी मैं वहां से गुजरी और मैंने तुम्हें उठा लिया। तुम्हारी जगह मोम की गुड़िया रख दी। मैंने तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी ली, लेकिन मैं तुम्हें परीलोक नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि तुम इंसान थी। इसलिए अगली सुबह मैंने तुम्हें एक बूढ़े इंसान को सौंप दिया, जिसे उसकी बेटी बहू ने घर से निकाल दिया था। तुम्हें परिवार उसे जीने का सहारा मिला और उसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। मैं बीचों बीच में आकर तुम्हारी देखभाल करती रहती थी। तो क्या मेरे माता पिता के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ? अगर महाराज मेरे मामा जी थे तो उन्होंने मुझे इतने सालों तक क्यों नहीं ढूंढा? जब मैं चोरी हुई थी तब उन्हें मुझे ढूंढना चाहिए था। अब मैं उनके पास कभी नहीं जाऊंगी। परी मुस्कुराती है और कहती है, अब महल चलो, तुम्हारा मामा सारी जिंदगी से तुम्हें खोज रहा है। मैं उन्हें सच नहीं बता पाई। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा था। तुम वहीं पली जहाँ किसी को शक नहीं हुआ। अगर राजा को पता लग जाता तो वह मरी हुई बहन की बेटी में अपनी बहन ढूंढता और महल ले आता, क्योंकि राजा भावुक हो जाता और दुश्मन को मौका मिल जाता। अब वही साजिश दोबारा रची जाती। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपने रुद्र के पास जाऊं, जो मंदिर में इंतजार कर रहा है मुझसे शादी करने के लिए, या मैं महाराज के पास जाऊं जो इतने वर्षों से व्याकुल हैं। ठीक है, मैं महाराज के पास ही जाऊंगी, क्योंकि उनके साथ बहुत गलत हुआ है और मुझे अपनी पहचान भी ढूंढनी है। उसके बाद मैं विवाह करूंगी। तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। तुम्हें राजमहल ही जाना चाहिए। तुम इस कौवे के साथ जाओ जो तुम्हें सुरक्षित राजमहल छोड़ देगा, और तुम्हारी हाथ में जो सिक्का है, जब भी तुम्हें मेरी मदद चाहिए हो तुम इस सिक्के को उछाल देना। मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी हिफाजत करके राजमहल तक छोड़ दूंगा। चलो तुम मेरे साथ चलो, आ जाओ। फिर कौवा सोनम के साथ उस गुफा से निकल पड़ता है
और दोनों घने जंगलों से होते हुए राजमहल पहुंचते हैं। राजमहल पहुंचते ही राजा वीरभद्र सोनम को देखते हैं और अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। पहचाना महाराज, ये आपकी भांजी है जिसको आप इतने सालों से खोज रहे हो। हाँ, हाँ, हमारी भांजी इतने दिनों बाद। हाँ, भांजी, बेटा तुम ठीक तो हो ना? आपने मुझे कैसे पहचाना? मैं आपकी भांजी हूँ। क्योंकि तुम बिल्कुल हमारी बहन जैसी हो, बिल्कुल वही चेहरा, वही शक्ल, बिल्कुल हमारी बहन जैसी। ऐसा तो सिर्फ मेरी बहन की लड़की ही हो सकती है। बेटे, इतने दिनों तक कहाँ थी तुम? तुम ठीक तो हो ना? कैसी हो बताओ मुझे। हाँ हाँ, अब ठीक है महाराज। अब आप इसे अपने साथ राजमहल में रख सकते हैं। अब मैं चलता हूँ। फिर कौवा वहाँ से चला गया। महाराज, मुझे उन लोगों से बदला लेना है जो मुझे भी इतने दिनों तक आपसे दूर रखा गया है। ये तुम क्या कह रही हो? आखिर किसने ऐसा किया? ये करने वाला कोई और नहीं, मेरी बुआ और फूफा हैं। उन्होंने ऐसा किया। क्या उन दोनों ने वाकई में ऐसा किया? लेकिन मैं उन दोनों से अब कुछ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि उनकी वजह से मैं अपनी बहन और जीजा को खो चुका हूँ। तुम्हें भी इतनी वर्षों तक अपनी आंखों से दूर रखा बेटा, लेकिन अब तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता। इसलिए ये बदला ये छोड़ दो, है ना? और तुम मेरे पास आ गई हो, इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। हम बहुत खुश हैं। नहीं, मैं उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं? उन्होंने बहुत कष्ट दिया है। मेरे माता पिता के साथ और मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं उन लोगों से बदला लूंगी। इतने में सोनम सिक्का उछालती है और तभी वहाँ परी प्रकट होती है। कहो, क्या हो गया? तुमने मुझे याद किया? मुझे उन दोनों को यहाँ लाना है और उन्हें कारावास में कैद करना है। पर बेटी, तुम ये क्यों कर रही हो? उन्होंने तो तुम्हें सिर्फ मुझसे अलग किया। परी जी, आप मेरे मामा जी को सच बताइए। तभी परी सारा सच राजा को बताती है। राजा वीरभद्र फूट फूट कर रोने लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी बहन और मेरे जीजा जी को उसी ने जहर दिया। अरे वो तो अपने थे ना। हमारे जीजा कहते थे वो उनके माँ बाप के समान है। मेरी बहन को भी दिया जहर, लेकिन अपने भाई को क्यों दिया? अरे इंसान कैसे इतना पत्थर दिल हो सकता है, कैसे? तुम नहीं जानती राजन, जिसके मन में लालच आ जाता है उसके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। अभी मैं उन दोनों को अपनी शक्तियों से यहाँ लेकर आती हूँ। तभी परी जोर से मंत्र पढ़ने लगी और वो दोनों वहाँ आ जाते हैं। ये क्या? हम यहाँ कैसे आ गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने मेरी बहन और मेरी जीजा को मारा और मेरी भांजी के साथ ऐसा किया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। महाराज मुझे छोड़ दीजिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है महाराज। मुझे छोड़ दीजिए महाराज। इसमें तुम दोनों की मिली भगत है। इसकी सजा तुम दोनों को मिलेगी। फिर परी अपनी शक्तियों से उन दोनों को काल कोठरी में बंद कर देती है। चलो, मेरा कार्य संपन्न हुआ। अब मैं चली। सोनम, अपना ध्यान रखना। तेज रोशनी के साथ परी वहाँ से चली जाती है। अब हम बहुत खुश हैं। हमने अपनी बहन के कातिलों को सजा दे दी और तुम भी हमारे पास आ गई। सब कुछ तो हो गया महाराज, पर मैं एक लड़के से बहुत प्रेम करती हूँ। बस एक और अधूरा काम बाकी है। हाँ, बताओ, वो लड़का कौन है? उसका नाम रुद्र है। वह गांव में ही अपने माता पिता के साथ रहता है। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? रुद्र? अरे रुद्र, इसे देखकर मुझे याद आ रही है वो कहानी जो तुम्हारी माँ के साथ हुई। वही तुम्हारे साथ भी। हमारा तो मन घबरा रहा है। बेटा, हम तुम्हारी शादी किसी राजकुमार से करेंगे, ना कि किसी गांव के लड़के से जिसने हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद की। महाराज, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। सच में?
तुम दोनों माँ बेटी एक जैसी हो। माँ वाले सारे लक्षण तुम्हारे अंदर हैं सोनम। तुम्हारी माँ भी उसके प्रेम में इतनी पागल हो गई थी कि उसने किसी से पूछे बिना शादी करके राजमहल में आ गई। और तुम भी जिद कर रही हो। तुम अपने माँ की जैसी दिखती हो और तुम्हारी माँ को प्रेमी और पिता तो सच्चा मिला था, बस उनकी जिंदगी में अपनों ने ही उसे मिटा दिया। तुम्हारी माँ का प्रेम पूरा नहीं हो पाया, पर तुम्हारा होना चाहिए बेटा। कुछ ही देर में राजमहल में भव्य तैयारियां हुई। सोनम और रुद्र की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। तभी रुद्र जोर जोर से हंसने लगा। अब मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैंने जो सोचा वो अब मैं करके रहूंगा। रुद्र, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हें सच्चा प्रेम करती थी और तुम राजा बनने के लिए मुझसे शादी करना चाहते थे। तो क्या हुआ? मैं तुमसे सच्चा प्रेम नहीं करता। मैं तो बस बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा था। और अब देखो मैं क्या करता हूँ। ओम हेम। इतने में रुद्र मंत्र पढ़ने लगा और पूरे महल में तेज आंधी चलने लगी। ये क्या? अरे तुम ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? क्योंकि मुझे काली शक्तियों का इस्तेमाल करना आता है और जिससे तुम लोगों को कैद किया मेरा और उन दोनों का पूरा षड्यंत्र है। तभी अचानक अनुराधा और लखन दोनों वहाँ प्रकट हो गए। हैं? ये क्या? तुम दोनों को तो मैं पहले कैद कर चुका था। तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? मैंने अपनी शक्तियों से इन दोनों को आजाद कर दिया और अब ये दोनों मेरे साथ हैं। ये सब एक सोच समझकर किया गया षड्यंत्र था। क्या तुम ये सब जानते थे? हाँ, मैं जानती थी कि तुम मेरे भाई की बेटी हो और तुम्हारा ये चेहरा देखकर मैं पहचान गई थी। इसीलिए मैंने रुद्र को तुम्हारे पास भेजा प्रेम का नाटक करने के लिए। हमारी योजना ये थी कि जैसे ही हम तुम्हें और राजा दोनों को रास्ते से हटाकर इस राज्य का जितना भी संपत्ति और राज्य है हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। रुद्र, मैं तो तुम्हें सच्चा प्रेम करती थी। तुम ऐसा करोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। रुको, मैं अभी परी को बुलाती हूँ, फिर वह तुम सबको सबक सिखाएंगी। तुम्हें उसकी मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उसे बुला लेता हूँ। तभी रुद्र मंत्र पढ़ने लगा और अचानक ही परी का वाहन प्रकट हो गया। क्या हुआ? मुझे जबरदस्ती यहाँ किसने बुलाया? मैं ही बुलाया हूँ। तुम्हारी रक्षा करने की वजह से मैंने इसे अपनी प्रेम योजना में फंसाया और तुमने इसे बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बचा तो नहीं पाई। अच्छा, तो तुमने काले जादू का इस्तेमाल किया है, लेकिन तुम नहीं बच सकती। अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तभी परी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है। रुद्र जोर से वार करता है। परी बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर जाती है। क्या हो गया परी जी? आप ठीक है ना? तुम मुझे रोकने चली हो, अब देखो मैं क्या करता हूँ परी। तुम्हारे पंख ही तुम्हारी पहचान है ना, अब मैं तुम्हारे पंख जला दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। रुद्र मंत्र पढ़ने लगा और परी के पर जलने लगे। परी बुरी तरह से चीख उठी। नहीं, तुम मेरी परी माँ के साथ कुछ नहीं कर सकते। अरे छोड़ दो उसे, वरना तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। छोड़ दो उसे, छोड़ो। चुप हो जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब तो जो सोचा वह होकर रहेगा। मुझे परी माँ की शक्ति बढ़ानी होगी, पर कैसी? हाँ, याद आया, सिक्का उछालने से शायद परी माँ की शक्ति बढ़ सकती है। सोनम ने सिक्का लेकर जोर से उछाला। वो सिक्का चांद की रोशनी तक पहुंच गया। जैसे ही चांद की रोशनी सिक्के पर पड़ी, अजीब रोशनी फैली और परी के शरीर में समा गई। परी की शक्ति कई गुना बढ़ गई और वो पूरी तरह स्वस्थ होकर खड़ी हो गई। क्या 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 तुम स्वस्थ कैसे हो गई? नहीं, ये संभव नहीं है। तुम स्वस्थ कैसे हो सकती हो? यह असंभव है ये। मेरी शक्ति जाग चुकी थी
और मैंने उसे सोनम को दे दिया था, लेकिन आज उसने पूरी दिल से मेरी शक्ति याद की। मेरी शक्ति वापस आ गई। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। परी छड़ी उसकी ओर करती है और रुद्र पर वार करती है। रुद्र एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। नहीं नहीं, तुमने ये क्या किया? इतने वर्षों की मेहनत इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती। तुम लोगों ने बहुत गलत किया। धन की लालच में कोई अपने भाई भाभी के साथ इतना गलत कर सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब तक मैं तुम्हें इतने दिनों से छोड़ रही थी, सोचा शायद सुधर जाओगे, लेकिन अब सुधरने वाले नहीं हो तुम लोग। इसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। फिर परी लखन और अनुराधा को भी पत्थर की मूर्ति बना देती है। आपने बिल्कुल सही किया। इन लोगों के साथ यही होना चाहिए था। हाँ महाराज, क्यों नहीं। और सोनम, देर से ही सही, लेकिन तुम सही रास्ते पर तो आ गई। मेरे लिए यही बहुत है। अपना ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ। परी वहाँ से चली जाती है। अब इन तीनों की मूर्ति की मैं ऐसी दशा करूंगा जैसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। मंत्री जी, इन तीनों मूर्तियों को ले जाकर तहखाने में कैद कर दीजिए। ले जाइए। सोनम बेटा, आज से तुम इस राज्य की राजकुमारी हो। अब हम स्वयं तुम्हारे लिए एक योग्य राजकुमार ढूंढकर तुम्हारी धूमधाम से शादी कराएंगे। मुझे पूरा यकीन है महाराज, आपने मेरा भला ही चाहा है। मैं आपकी बात मानकर जिस व्यक्ति से शादी करने को कहोगे उससे करने के लिए तैयार हूँ।